हेलो दोस्तों, मैं मायरा। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे कालोडायन खंडर में रहकर गांव वालों का शिकार किया करती थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आधी रात का समय था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हीरा रात के वक्त अपने खेत की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी साक्षी उसे जाने से रोक रही थी। साक्षी बोली, अगर आपको अपने खेतों में सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं कैसे कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है? हीरा बोला, खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है साक्षी, मेरा जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्तों का क्या? कुत्ते तो रात को अक्सर रोते ही हैं। साक्षी बोली, गांव के लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रो रहे हो तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ ना कुछ तो अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कभी भी कुछ पता नहीं चलता। हीरा बोला, तुम भी ना साक्षी हद करती हो, मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता। साक्षी बोली, नहीं जी, आप मेरा कहा मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हीरा बोला, मुझे मत रोको, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त रमेश को साथ लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर हीरा चला गया। सर्दी की रात में हीरा अपने दोस्त रमेश के साथ खेतों की सिंचाई करने पहुँच गया। ठंड अपने बिल्कुल सुबार पर थी और दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग भी जला ली थी। साथ ही वो दोनों उस मनहूस खंडर से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो चीख किसी और की नहीं, एक औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तो तन बदन में डर की लहर दौड़ गई। रमेश डरते हुए हीरा को बोला, भाई तुमने कुछ सुना क्या? हीरा बोला, हाँ मैंने भी वो चीख सुनी, और वो भी बिल्कुल क्लियर सुनी, जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। ये सुनकर वो दोनों चिंतित हो गए। अचानक उनके मन में कुछ सोचा, हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश बोला, क्या कर रहे हो हीरा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये तुम कर रहे हो ये पागलपन है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, और मैं तो वैसे भी आज रात नहीं आने वाला था, मैं तो सिर्फ तेरी वजह से आया हूँ। हीरा बोला, चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच के देख, अगर कोई अबला नारी सच में वहाँ खतरे में हो तो हमें क्या उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए वहाँ पर, वो भी मरने के लिए? हीरा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और हीरा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों जंगल के बीचों बीच घने जंगल में पहुंच गए। देखते ही देखते अंधेरा और कोहरा था और उन्हें चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, लेकिन उस अपने दोनों के अलावा उन्हें और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी ही देर में फिर एक बार उस औरत के चीखने की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। हीरा और रमेश ने फिर चीख की दिशा में भागने लगे। थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेजी से भागता आया और सीधा हीरा से टकरा गया और धड़म जाकर हीरा को लेकर जमीन पर गिर गया। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो हीरा से लिपट गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वह मुझे मार डालेगा। इतना कहकर वो हीरा की बाहों में ही बेहोश हो गई और अपने होश खो बैठी। हीरा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना बहुत जरूरी है। रमेश, होश में आ हीरा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, गौर से देख, इस औरत के अलावा इस सुनसान जंगल में और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हीरा बोला, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं चला जाऊंगा। रमेश बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ। रमेश पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी ही दूर वो मनहूस खंडर था जिसके पास वो पुराना कुआं था।
रमेश उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरूओं की आवाजें आने लगी। देखते ही देखते खंडर रोशनी से जगमगा उठा और अचानक रमेश के कानों में हीरा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रमेश तुरंत हीरा की तरफ दौड़ा, मगर जैसे ही वो हीरा के नजदीक पहुंचा तो उसके सामने का मंजर देखकर उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावने काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसके ठीक बगल में खून से लथपथ हीरा की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने हीरा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर रमेश की चीख निकल गई। रमेश के भागने से पहले अचानक रमेश को काली परछाइयों ने घेर लिया और उन सबके चेहरे बहुत भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए रमेश के सीने पे आ बैठे। रमेश की एक दिल दहला देने वाली चीख सारे सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन हीरा और रमेश के लापता होने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी अब बस बहुत हो गया। जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब अपशगुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा के जमाने से चली आती आ रही हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान भाई बहन उस खंडर के पास रहस्यमय तरीके से गायब होते रहेंगे? मुखिया बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे चिंता नहीं है? उस खंडर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई और जब भी उस खंडर को तोड़ा गया तो दूसरे दिन खुद ब खुद वो अपनी जगह पर दोबारा बन जाता। गांव का एक आदमी बोला, तो फिर इसका मतलब क्या हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए? इस रात से पर्दा अब कभी भी नहीं उठेगा। मुखिया बोला, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन इस बार मैंने बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों में तांत्रिक भैरव की आवाज आई। तांत्रिक भैरव ने आवाज की, अलख निरंजन। भैरव मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। तांत्रिक भैरव बोला, अब रात हो गई है, यही समय है, चलो मेरे साथ। हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरव के आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। मुखिया बोला, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा क्या? तांत्रिक भैरव बोला, हाँ मुखिया, देखा, मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक भैरव चीख कर बोला। तांत्रिक भैरव ने बताया, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उसके शरीर के मांस के साथ उनकी हड्डियों तक को खा जाती है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई। तांत्रिक भैरव ने बताया, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बहुत सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए हमेशा जवान और सुंदर दिखने वाली गांव की औरतों और मर्दों को जबरदस्ती अंग्रेजों से पकड़वाकर उनकी बलि दिया करती थी और उन सबका बाद में कच्चा मांस खा जाया करती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवार में चिनवा दिया, लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा पहले ही शैतान से कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म हो गया था। इतना कहकर तांत्रिक भैरव बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आई।
और तांत्रिक भैरव को बोली, कौन है रे तू? तांत्रिक भैरव ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक तांत्रिक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा तो बुरी तरह से चीखने लगी। तांत्रिक भैरव ने उसी समय गांव वालों को कहा, इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। तांत्रिक भैरव ने जैसे कहा, सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी और फिर कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया और गांव वालों को कालो के कहर से आजादी मिल गई। दोस्तों, यही नहीं, आज भी राजस्थान में स्थित कुलभाटा गांव में कालो नाम की चुड़ैल का दहशत मौजूद है। कहा जाता है इस चुड़ैल ने 18वीं शताब्दी में कुलभाटा गांव के अंदर अपना आतंक फैलाया था और अमर होने के लिए जवान लड़के लड़कियों की बलि चढ़ाती थी। कालो चुड़ैल के आतंक से गांव वालों ने अपने जवान बच्चों को घर से बाहर निकलने पर बंद कर दिया था। कुलभाटा गांव में जाने वाले सभी रास्तों को फिर उस समय बंद कर दिया गया था। जो लोग अंदर थे वो अंदर ही रहते थे, बाहर से कोई दूसरा अंदर नहीं जाता था। यही नहीं, ये गांव इतना डरावना हो गया था कि सभी इसको छोड़कर चले गए थे और इसके नाम से 2010 में एक मूवी भी रिलीज हुई थी। आज 250 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन कुलभाटा गांव आज भी भारत की डरावनी जगहों में गिना जाता है। कालो आज भी इस वीराने खंडर में होती है। लोगों का अभी भी ऐसा मानना है। जो भी इस गांव में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। किस किस ने ये मूवी देखी है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।